जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आप सभी बच्चों को बताया बेटा, हमने यूट्यूब के ऊपर एक फ्री बैच स्टार्ट किया हुआ है और जिसमें आज हमारा 5th सेशन होगा। और पिछले 4 सेशन में आपको याद होगा बेटा, हमने रेशो निकालना सीखा था, हमने मिक्सचर के क्वेश्चंस को भी सोल्व किया था। और इन सेशंस में हम बेसिक के साथ साथ हम पास्ट ईयर्स को भी सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट ईयर को क्वेश्चन नंबर 41 से, दैट इज 2020 के सेकेंड पेपर से। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि महेश इज 60 ईयर ओल्ड, राम इज 5 ईयर यंगर टू महेश एंड 4 ईयर ओल्डर टू राजू, बाबू इज अ यंगर ब्रदर ऑफ राजू एंड ही इज 6 ईयर यंगर। व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन महेश एंड बाबू। ठीक है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आप बस क्वेश्चन को फ्रेम करो जैसे जैसे वो कह रहा है आप लिखते रहो। महेश इज 60 ईयर ओल्ड, बेटा महेश की एज कितना है? 60 ईयर। आगे उसने क्या बोला? राम इज 5 ईयर यंगर टू महेश, तो जो राम है, राम क्या है? इससे 5 साल छोटा है, इसका मतलब इसकी एज कितना है? 55। बाबू इज यंगर ब्रदर ऑफ राजू, ठीक है, ये क्या था इसमें यहाँ पे, ठीक है, एंड महेश एंड राम इज 5 ईयर यंगर टू महेश एंड 4 ईयर एल्डर टू राजू। लेकिन राजू से क्या है? वो 4 साल बड़ा है। तो अगर राजू से 4 साल बड़ा है तो राजू की एज कितनी हो जाएगी यहाँ से? 51। आगे उसने क्या बोल दिया? बाबू इज यंगर ब्रदर ऑफ राजू एंड ही 6 ईयर यंगर। ठीक है, तो बाबू जो है वो कितना है? 6 साल छोटा है किससे? राजू से। तो जब इसमें से 6 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? ये 45 ईयर्स। क्या पूछा है उसने? व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन महेश एंड बाबू। तो कितना दिख रहा है आपको? 60 में से 45 गया, कितना जाएगा? 15 ईयर। दैट इज ब्रावो, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशो 7:9:12 एंड देयर expenditures आर इन द रेशो 8:9:15. If A saving is 1/4 of his income, then the ratio of saving of A, B and C. आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए था वो ये है कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम क्या हो जाएगा? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। उसने बोल दिया ए बी सी के इनकम का रेशो। ठीक है, तो ए बी एंड सी का जो इनकम का रेशो है वो कितना दे रखा है आपको? 7:9:12। और उनके जो एक्सपेंडिचर का रेशो है, तो ए एक्सपेंडिचर, बी एक्सपेंडिचर एंड सी एक्सपेंडिचर, उनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है? 8:9:15। अब देखो, जिन बच्चों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर रेशो में ही मान के सोल्व किया होगा तो आपको दिक्कत आ जाएगा। क्यों दिक्कत आएगा? क्योंकि आपके पास 2 रेशो दे रखे हैं। अगर सिंगल रेशो होता तो आप इसको अप्रोच कर लेते। यहाँ पे ध्यान से समझो, आपको पता है इनकम है, एक्सपेंडिचर है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? सेविंग का रेशो मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि सब कुछ आपको रेशो की फॉर्म में दे रखा है। इफ ए सेविंग इज 1/4 ऑफ हिज इनकम, जो ए की सेविंग है वो अपनी इनकम का 1/4 है। कैसे करेंगे देखो, तो पहले इनकम मान लेते हैं। यहाँ से मानो ए का इनकम कितना हो जाएगा? 7x और बी का इनकम यहाँ से हो जाएगा 9x। आपने रेशो को ब्रेक कर दिया और सी का इनकम यहाँ से आ जाएगा 12x। बिना इसके भी हो जाएगा लेकिन ये आसान तरीका है, पहले से समझो। और ए का एक्सपेंडिचर आपके पास आ जाएगा 8y और बी का एक्सपेंडिचर आपके पास आ जाएगा 9y और सी का एक्सपेंडिचर आपके पास आ जाएगा 15y। क्योंकि आपके पास अलग अलग रेशो है तो आपको अलग अलग यहाँ पे कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट माना हमने x और यहाँ पे माना y। अब आपको पता है सेविंग किसके बराबर होगी? तो सेविंग होती है इनकम में से एक्सपेंडिचर। इनकम कितना है? 7x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है? 8y। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ए की सेविंग है वो किसके बराबर है? अपनी इनकम का 1/4। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इनकम कितना है ए का? 7x, तो अपनी इनकम का 1/4। यहां से फायदा क्या मिला कि इस वाली इक्वेशन से, ये जो क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी थी, यहां से आपके पास x और y में एक रिलेशन मिल गया जिससे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्या है आपका ध्यान रखना बेटा? सेविंग है किसकी? ये सेविंग है ए की। तो अगर मैं यहां से निकालूं पूरा, कितना जाएगा? ये जाएगा 7x अपॉन, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो यह जाएगा 8y इज इक्वल टू 7x माइनस 7x अपॉन 4। 7x अगर आप यहाँ से कॉमन ले जाओगे तो कितना जाएगा अंदर से? तो यह जाएगा 7x इंटू 3/4 विच इज इक्वल टू, ठीक है, 32y इज इक्वल टू 21x।
अब आपको ये देखना है कि भाई एक ही सेविंग या तो सब कुछ एक्स की फॉर्म में ले आओ, तो सेविंग का रेशो आपको निकलना है किस किस की, ए बी और सी की। ठीक है, तो एक ही सेविंग कितना है हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो अगर x की फॉर्म में लिखेंगे तो 7x/4। अब आपको निकालना है b का, तो b की इनकम इसको आप लिख सकते हो अभी रेशो की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो। हम निकालते हैं पहले b का सेविंग। तो b का सेविंग कितना आ जाएगा, अगर b का मैं सेविंग करूंगा तो b की इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, तो b का इनकम कितना है 9x, तो 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई। लेकिन हमें x की फॉर्म में चाहिए तो y की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा y की वैल्यू आप पुट करोगे 21x, आप पुट करोगे इसमें x माइनस वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 21x/32, और यहां से ये सोल्व करके आ जाएगा 9, 32 में से 21 गया कितना चला जाएगा 11x डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 99x डिवाइडेड बाय 32। ये क्या है आपके पास b का सेविंग, यहाँ पे लिख दो, तो 99x/32। अब क्या निकालना है हमें c का, c का निकाल देते हैं हम यहाँ पे। कैसे निकालेंगे, 12x में से 15x माइनस कर देंगे, तो जो c का सेविंग आएगा वो कितना आएगा यहाँ से 12x माइनस 15y। ठीक है, और जैसे आपको 3 अगर यहाँ से कॉमन लेना आप ले सकते हो, अदरवाइज क्या करोगे बेटा y की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ पे कितना है 15y, यहाँ पे कितना आपके पास 32y। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या पुट करोगे 21x/32। यहाँ पे अगर आपको 3 कॉमन लिख रहा है तो 3 लिख दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x माइनस 5y। ठीक है, तो यहाँ से 4x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 21x/32। ठीक है, 21x/32, तो कितना बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128x माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105x ना रखना, 128x में से 105x, तो कितना बचेगा ये, तो 3/32, तो यहाँ से बचेगा ये, तो 3 इंटू 23x डिवाइडेड बाय 32, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 39, 69/32x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगा 69x डिवाइडेड बाय 32। तो ये क्या मिल गया आपके पास, ये आपके पास मिल जाएगा सेविंग का रेशो। x x x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 8 सत्ते 56, रेशो 99, रेशो 69। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो आपका आंसर तो कितना जाएगा 56 रेशो 99 रेशो 69, दैट इज अल्फा आपका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इफ 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशो 2:3:5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1368, सम ऑफ देयर स्क्वायर। अब जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट याद है, मैंने बताया था कि जब आप स्क्वायर करोगे रेशो का, जब आप स्क्वायर करोगे क्यूब करोगे, है ना, तो आपको यूनिट स्क्वायर पे भी काम करना है ना। अगर आप यूनिट स्क्वायर यूनिट क्यूब याद है तो आंसर ठीक आ जाएगा, नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगा। क्या करेंगे, अभी मान लेते हैं नंबर आपके पास 3 पॉजिटिव नंबर है 1 2 एंड 3, और उनका रेशो आपको दे रखा है 2:3:5। तो इनका अगर मैं कांस्टेंट हटाऊंगा तो आपको पता है पहला नंबर 2x, दूसरा नंबर 3x, और तीसरा नंबर यहाँ से कितना आ जाएगा 5x। उनके स्क्वायर का सम 1368 आपको दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि इनका नंबर का सम पूछा है। तो इनके स्क्वायर का सम तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25x स्क्वायर। मैंने जानबूझ के आपको x की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि अगर आप यूनिट मान के चलते, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 3, तीसरा नंबर 5, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना था ये जो 1 यूनिट स्क्वायर है इसको नहीं बोलना बस। तो यहाँ से क्या मिलेगा 9 और 4 13, 13 और 25 आपके पास कितना जाएगा 38, तो कितना बन जाएगा 38x स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना है आपके पास 1368, किससे कटता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, तो किससे कट रहा है ये पहले 2 से काट देते हैं, कितनी बार जाएगा 19x स्क्वायर, और जब यहाँ 2 काटेंगे तो 2 6 जा 12, और ये कितना जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब 19 से जाएगा, डेफिनेटली बात है दिख रहा है क्योंकि 19 प्राइम और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, तो 19 तिया, ठीक है, 19 3 जा 57, तो कितना जाएगा 8 और 3 11, 114।
ठीक है, कितनी बार जा रहा है, 6 बार। तो x की वैल्यू आपके पास कितना जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर, तीनों का सम कितना आएगा, 5 और 3 8 और 2 10, 10x। ठीक है, सम ऑफ नंबर कितना है आपके पास, 10x, तो x की वैल्यू कितना है 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसमें 60, दैट इज चार्ली। ठीक है, अब देखो अगर आप बिना इसके मान के करते, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको 3 नंबर का रेशो दे रखा है 2:3:5, तो मान लिया पहला नंबर 2 था, दूसरा नंबर 3 है, तीसरा नंबर 5 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, कितना आ गया 38। स्क्वायर क्या था, बस ध्यान रखो, रेशो में स्क्वायर कराए, क्यूब कराए, 4 पावर कराए, 5 पावर कराए, बस आप यूनिट स्क्वायर मत भूल जाना। तो 38 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, एक यूनिट स्क्वायर तो किसके बराबर है ये, 1368। तो एक यूनिट की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो पहले एक यूनिट स्क्वायर की मिलेगी आपको, तो 1368 डिवाइडेड बाई 38 विच इज इक्वल टू 36, ये यूनिट स्क्वायर की वैल्यू है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी 6, क्या पूछा है उसने, सम, 5 3 8 2 10, एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा 60। अब ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बिना एक्स के भी सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हिज 4 चिल्ड्रन। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हिज 4 चिल्ड्रन। ठीक है, फादर की जो एज है वो उनके 4 बच्चों के एज के सम है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। आफ्टर 10 ईयर द सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन विल बी, ठीक है, 1.6 टाइम्स द एज ऑफ देयर फादर। ठीक है, अब 10 साल के बाद, तो यह है मान लो उनकी बेटा प्रेजेंट एज की इक्वेशन, तो 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद फादर की एज भी 10 साल से बढ़ जाएगी और सारे बच्चों की एज भी क्या हो जाएगी 10 साल से बढ़ जाएगी। तो 10 साल बाद जो फादर की एज है ना, ओके, द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन विल बी 1.6 टाइम्स द एज ऑफ फादर। ओके, फादर की एज का 1.6 टाइम किसके बराबर है, एज ऑफ चिल्ड्रन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस 40 क्यों करा, क्योंकि हर एक 10 साल के बाद हर एक बच्चे की एज क्या होगी 10 साल से इंक्रीज हो जाएगी। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 4 बच्चे थे तो 40 आपने अलग से ऐड कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू f है। 1.6 का मतलब क्या है, तो कितना जाएगा 8/5, तो 8/5 टाइम्स ऑफ फादर प्लस 10 इज इक्वल टू फादर प्लस 40। तब यहाँ से इसको पूरा सोल्व करोगे तो यह जाएगा 8f/5 माइनस f, ठीक है, इज इक्वल टू 40, और यहाँ से कितना जाएगा ये 5 2 10, 8 2 16 माइनस का 16, तो कितना जाएगा 3f/5 इज इक्वल टू, कितनी बार जा रहा है यहाँ से 20 और 20 कितना जाएगा 24, तो 3 8 24, 5 8 40, तो फादर की एज कितनी आएगी आपके पास 40 ईयर्स। आसान क्वेश्चन आ रखे हैं, देखो अर्थमेटिक्स से बेटा टफ क्वेश्चन मुश्किल से 1 या 2 आता है, वो भी 2-3 साल के अंदर। लैंग्वेज टफ हो सकती है, क्वेश्चन बेटा कभी भी टफ नहीं होता, हमेशा आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो CDS के लिए आपको कमांड करना है अपने कॉन्सेप्ट पर, अपनी लैंग्वेज पर, आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर। पास्ट ईयर सोल्व कर लो, मोर देन एनफ, लगभग आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। A, B, C, D and E enters into a business. They invest money in the ratio 2:3:4:5:6. However, the time invested by them is in the ratio इतना इतना. If the profit distributed is directly proportional to the time. अगर ये ना भी बोलता तब भी आपको पता है कि भाई पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के बराबर होता है, ध्यान रखो। Then who receive the highest amount of profit? प्रॉफिट हमेशा जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है, कितने टाइम के लिए की, तो ABCDE पार्टनरशिप में गए हैं, तो अगर हमें इनके प्रॉफिट का रेशो निकालना है, A रेशो, B रेशो, C रेशो, D रेशो, E, प्रॉफिट का रेशो किस पर डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो 2 3 4 5 6, बेटा ध्यान रखना ये 6 5 ये रेशो बीच में, इट इज 6:5:4:3:2, वो कितना है 2:3:4:5:6। तो इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 2, कितना टाइम है 6, तो 6 दूनी 12,
रेशो डायरेक्ट आपको दिख रहा है, 3 पंजे 15, रेशो 4 चौक 16, रेशो 5 तिया 15, रेशो 6 दूनी 12। उसने क्या पूछा है, देन हु रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो कौन रिसीव कर रहा है, जिसके पास 16 मिला है। कौन है ये, ए बी सी, सी रिसीव कर रहा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें, अल्फा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो, इफ ए बी सी डी ई एंड एफ सेटिस्फाई 2a is equal to 3b is equal to 6c is equal to 9d is equal to 12e is equal to 18f, then what is the value of a plus b upon c plus d plus e plus f। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको रेशो में वैल्यू इक्वल दे रखी है, लाइक जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 6c बराबर 9d बराबर 12e बराबर 18f, और आपको रेशो निकालना है। आपको बताना है a रेशो b रेशो c रेशो d रेशो e रेशो f की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको बराबर दे रखे हैं ना, सबका एलसीएम ले लो। देखो 2 3 6 को काट रहे हैं, 6 12 को काट रहा है, 9 18 को काट रहा है, तो बेसिकली 12 और 18 का एलसीएम ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। तो 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पे देखो 9 दूनी 18, ठीक है, 3 चौक 12, 9 दूनी 18, 3 चौक 12, कितना आएगा, 36। ठीक है, तो 36 जो एलसीएम था ना, उस एलसीएम को डिवाइड करो 2 से, मतलब हर एक से। एलसीएम कितना है आपका, देखो इन सभी नंबर का एलसीएम आया आपके पास 36, तो जो एलसीएम है उसको डिवाइड करो जो भी कोफिशिएंट में आपको दे रखा है। जैसे 2 से डिवाइड करा, ए के कोफिशिएंट से डिवाइड करा, तो वो क्या मिल जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू। जब बी के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 या 36, यानी कि बी की वैल्यू। सी के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 6, ऐसे ही 9 के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो 4, 12 या 36, 18 दूनी 36। ये क्या मिल गया आपको, डायरेक्ट रेशो मिल गया ए बी सी डी ई और एफ का। क्या पूछा है, ए प्लस बी कितना है, 18 और 12, कितना जाएगा आपके पास, ये 30 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15, कितना जाएगा आपके पास, 2, डायरेक्ट आंसर। क्योंकि रेशो में मैंने आपको सिखाया था प्रोपोर्शन के अंदर कि अगर कभी भी आपको रेशो दे रखा है तो डायरेक्ट मान सकते हैं, ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 3 और एफ की वैल्यू 2, आप डायरेक्ट मान सकते हो। अगर यहाँ पे स्क्वायर हो रहा होता तो ध्यान रखना, यूनिट स्क्वायर को हम नहीं बोलेंगे, अगर क्यूब हो रहा होता तो यूनिट क्यूब को हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, वो आपको याद रखना है। आगे देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और हो सकता है कि पहली बार में बहुत बच्चों से ये गलत हो जाए। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जो कि 2023 में आया हुआ था। क्या बोल रहा है आपसे, स्टेटमेंट आप पढ़ लेना कि भाई हमें कब कौन सा स्टेटमेंट लगाना है। व्हाट इज द रेशो, क्वेश्चन है आपसे पूछा है, व्हाट इज द रेशो x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू इफ x y z इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x y z इज नॉट इक्वल टू 0, तब आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशो x रेशो y रेशो z। बेटा ऑनलाइन अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे ना, मैक्सिमम टीचर्स ने इसका आंसर जो है वो गलत बता रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा आंसर की देखोगे, और अगर आप बेटा जो अभी यूपीएससी की आंसर की आई थी 2023 के सेकंड पेपर की, अगर आप उसको देखोगे तो दोनों को मैच करना, बेटा मैंने जो आपको आंसर दिया था वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और मैंने ये चेक किया है, ठीक है, हर बार हर 1 साल के बाद जब बेटा आंसर की आती, मतलब सॉरी, जब कुछ टाइम के बाद आंसर की आती है तो मैं उसको हमेशा डेफिनेटली चेक करता हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, रेशो निकालना है मुझे, एक्स रेशो वाई रेशो जेड। पहला स्टेटमेंट देखो, क्या अकेले पहले स्टेटमेंट से मैं रेशो बता सकता हूँ? आपने देखा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। आपको दे रखा था x प्लस जेड डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स। क्या मैं यहां से कभी भी एक्स वाई जेड का रेशो निकाल सकता हूं? कभी भी नहीं। अगर मल्टीप्लाई भी मैं इसको करूंगा, अगर एक तरफ लेके भी आऊंगा तब भी नहीं आएगा। सेकंड स्टेटमेंट से देखो, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए बेटा, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि आप ये देख के बता सकते हो कि भाई इस वाले स्टेटमेंट से हमारा रेशो नहीं आएगा। सेकंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, क्या दे रखा है आपको, z माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर x अपॉन z, ठीक है। अब क्या अकेले सेकंड स्टेटमेंट से मैं इस रेशो को बता सकता हूं? कभी भी नहीं बता सकता। द पॉइंट इज, क्या दोनों का इस्तेमाल करके आप रेशो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देख लो। आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, अच्छा एक एग्जाम्पल के तौर पे याद रखो जो मैंने आपको सिखाया था। अगर आपको a रेशो b दे रखा है, लाइक 2:3,
अगर आपको बी रेशो सी दे रखा है, क्योंकि जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये, बी रेशो सी, मान लो आपको दे रखा है बेटा कुछ भी 5:9, मुझे बताओ अगर आपको ए रेशो बी रेशो सी दे रखा है तो क्या आप ए रेशो बी रेशो सी फाइंड कर पाएंगे? अब अगर आप बेटा सीडीएस की तैयारी कर रहे हो ना, तो बच्चों को ये बात पता है कि अगर हमें दो रेशो दे रखे हैं ना तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इस बात को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे निकालना है एक्स रेशो वाई रेशो जेड। अगर मुझे एक्स रेशो वाई मिल जाए, अगर मुझे वाई रेशो जेड मिल जाए, तो मैं ये रेशो फाइंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पे लिखा एक्स जेड, यहाँ पे लिखा जेड एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वाई को इधर ले जाऊँ और जेड को इधर ले जाऊँ, तो पहले वाले स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया एक्स अपॉन जेड बराबर वाई अपॉन एक्स। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मैंने इंटरचेंज कर दिया। या अगर मैं उल्टा लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो एक्स अपॉन वाई, या फिर एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहां से आपको? ये मिल जाएगा जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे का इस्तेमाल करेंगे, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? एक्स अपॉन जेड। तो एक्स अपॉन जेड अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, या वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख लो, ठीक है, वैसे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस इसको सीधा करके लिख देते हैं हम कि भाई y अपॉन एक्स की वैल्यू कितना है, तो x अपॉन जेड। इसमें क्या दे रखा है देखो, x अपॉन वाई, एक्स अपॉन जेड की वैल्यू कितना है? z माइनस वाई अपॉन एक्स। आपको a रेशो b पता है, आपको b रेशो c पता है, ये वैल्यू कुछ भी हो आप a b c निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो y अपॉन एक्स पता है, x अपॉन जेड पता है, इसका मतलब यहाँ से y रेशो x रेशो z निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर ये निकल गया, आप कुछ भी निकाल सकते हो, भले ही किसी की फॉर्म में हो, क्या फर्क पड़ रहा है? उसने बस ये पूछा है कि क्या आप रेशो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, देख लेते हैं एक बार ऑप्शन क्या बोल रहा है। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी, ठीक है, अलोन से तो आ ही नहीं रहा, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर ही नहीं होगा। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, क्या दोनों मतलब किसी भी स्टेटमेंट को यूज करके, ये भी आंसर नहीं होगा। मार्क ऑप्शन सी इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चार्ली, सी आपका आंसर हो जाएगा। भाई इंडिविजुअल स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं आ रहा, लेकिन दोनों का इस्तेमाल करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ध्यान रखना क्या बोला है उसने, वेरिएशन का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा लगभग हर साल। x varies inversely as the square root of y, और जब हम वेरिएशन का साइन हटाएंगे तो क्या जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अंडर रूट वाई। उसने बोल दिया x इज इक्वल टू 8 व्हेन y इज इक्वल टू 3। x कितना है 8, जब y कितना है 3। तो यहां से आप कह सकते हो कि k की वैल्यू कितना आ गई, 8√3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 3। तो अगेन आपको इसी कंडीशन पे आना है, यहां पे आपसे पूछा है x की वैल्यू पूछा है, तो k की वैल्यू कितना है आप पुट कर देंगे 8√3 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब आपको पता है अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ y, और y की वैल्यू कितना है यहां से, तो आप बोलोगे क्यूब रूट, तो मतलब 3 की पावर 1/3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/6, ठीक है, 3 की पावर 1/6। ये समझ आया नहीं आया? ओके व्हेन x इज इक्वल टू 8 व्हेन y इज इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है। द क्यूब, अच्छा क्यूब रूट बोल दिया उसने, ओके। यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, हमने गलती क्या कर दी इसमें, एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। ओके ध्यान से समझो उसको, गलती क्या कर दी हमने, द क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, ध्यान रखना, क्यूब रूट ऑफ x वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ y। ये भूल गए हम, x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है, तो पहले तो इसको लिख देते हैं वेरिएशन की फॉर्म में, कितना बनेगा k अपॉन अंडर रूट वाई। x कितना है 8, तो x की यहाँ से आ जाएगा 2, k अपॉन y कितना है 3, तो कितना बन जाएगा ये √3, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2√3। आपको निकालना है k की वैल्यू, x की वैल्यू,
तो यहाँ पे आपको बताया क्यू रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप पुट करोगे 2√3 डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर रूट आपको पता है और वाई की वैल्यू कितना है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा 3 की पावर 1/6, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर आपको पावर की पावर मल्टीप्लाई होते हुए दिख रही है तो इसको लिख सकते हैं पावर 1/2। आपको ये भी पता है कि जब ये डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाती है। तो यहाँ से मिलेगा 2 × 3 का बेस सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 6, 2 3 6, और यहाँ से कितना जाएगा ये 6 × 6, तो 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 × 3 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट। तो हमें क्या बनना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो क्यूब कर देंगे दोनों तरफ। तो क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 24, दैट इज योर आंसर चार्ली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 3 glasses P, Q and R have capacities in the ratio 1:2:3। ठीक है, 3 ग्लास हैं जिनकी कैपेसिटी का रेशियो है 1:2:3। All these glasses are completely filled with mixtures of milk and water. The ratio of milk to water in P and Q and R आपको दे रखा है। If the content of all 3 glasses are put into a bigger container, what will be the ratio of milk to the water in the container? देखो यार, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, आइदर यूज एलिगेशन, और लेकिन अगर आपको एलिगेशन नहीं आता है तो जो मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा था वो, उसने बोला है कि 3 गिलास है, मान लो 3 कंटेनर है, ठीक है, जिनकी क्वांटिटी का रेशियो है 1:2:3, और इनके अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो है ना तीनों के अंदर, वो कितना कितना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 1:2, यहाँ पे आपको दे रखा है 2:3, और यहाँ पे आपको दे रखा है 3:1। ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो आपको दे रखा है 1:2:3। तीनों को मिला दिया, एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, तो बड़े कंटेनर में डालने के बाद आपको बताना है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि P Q R, यहाँ पे लिख लो मिल्क और वाटर कितना कितना आपको दे रखा है यहाँ पे, तो आपको दे रखा है 1:2, 2:3, 3:1। पहले क्वांटिटी सेम करो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्वांटिटी सेम करो। इनके क्वांटिटी कितना है 3, 5 एंड 4, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 60, 5 या 15 चौका 60। तो 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है 20 से, 60 बनाने के लिए 12 से, 60 बनाने के लिए 15 से। तो जो नया रेशो आपके पास आएगा पी क्यू आर का, क्वांटिटी सेम करने के बाद वो कितना आएगा यहाँ से, तो 20:40, 24:36 और 45:15। अगर हमें क्वांटिटी बोलता इक्वल थी, क्वांटिटी इक्वल होंगी तो मतलब रेशो हो जाएगा उनका 1:1:1। अगर क्वेश्चन इतना होता कि भाई तीनों की क्वांटिटी बराबर है और तीनों को हमने मिक्स कर दिया किसी एक दूसरे कंटेनर में, तो बताओ मिल्क और वाटर का रेशो। तो मैंने आपको बताया था मिक्सचर में कि मिल्क हमेशा जाके मिलेगा मिल्क के अंदर और वाटर मिलेगा हमेशा वाटर के अंदर। तो मिल्क को ऐड कर देंगे, वाटर को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाता। लेकिन क्योंकि क्वांटिटी किस में है 1:2:3, तो इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नया रेशो कितना जाएगा बेटा 20:40। यहां से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48:72, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 से लगेगा, 3 चौ 12 और 1 13, 135:45। ये क्या था मिल्क, ये क्या है वाटर। मिक्सचर में सभी को पता है पानी मिलेगा पानी में जाके, मिल्क मिलेगा मिल्क में जाके, ऐड करेंगे 5 और 2 7, ठीक है, और 7 4 11 और 4 15। 157 कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, यानी कि बराबर आंसर। फिर भी चेक कर लो, 8 और 4 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा, 1 4 3 7 2 और 1 10 का 0 हासिल लगा, और 1 203। तो 203:157 आपका आंसर। ये तब है अगर आपको एलिगेशन नहीं आता है, तो आप ऐसे अप्रोच कर लो। और बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, क्या बोल रहा है आपसे, द कंबाइंड एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 6 times द कंबाइंड एज ऑफ देयर चिल्ड्रन। कंबाइंड एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ कितना है वो, इज 6 times द कंबाइंड एज ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, कितने चिल्ड्रन है ये नहीं बताया, चलो बाद में जाके बता देगा वो। ठीक है, कंबाइंड एज ऑफ देयर चिल्ड्रन 2 year ago, मतलब 2 साल पहले, देयर कंबाइंड एज वॉज 10 times द कंबाइंड एज ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, अब आपको पता है 2 साल पहले अगर हम गए तो मतलब सबकी एज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये बन जाएगा भाई जो
मैन है और उसकी वाइफ है, तो 2 साल पहले दोनों की एज 4 साल से घट जाएगी। अब अभी हमें बच्चे नहीं पता बच्चे कितने हैं, है ना। तो उसने एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला है। एंड 6 year लेटर देयर कंबाइन एज विल बी 3 times द कंबाइन एज ऑफ देयर चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू दे हैव। ओके, उसने बोल दिया कितने चिल्ड्रन हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो स्टार्टिंग से मान के चल लेते हैं कि भैया उसके पास थे n चिल्ड्रंस, उसके n बच्चे थे, ठीक है। अगर n बच्चे हैं तो आप ये ध्यान रखो, आपको पता है 2 साल पहले, तो बेटा हर किसी की एज में से 2 साल घटेंगे, इजंट इट। मान लो अगर 2 बच्चे होते तो क्या होगा, इसमें से भी 2 इसमें से भी 2, कितनी बार घटा, 2 बार घटा। तो n बच्चे थे, उसमें से क्या माइनस होगा, 2n माइनस होगा, क्योंकि 2 साल पहले की बात कर रहा है। आगे उसने क्या बोल दिया, एंड 6 year लेटर, आज से 6 साल बाद। तो आज से 6 साल बाद क्या हो जाएगा भाई, दोनों की एज 6 साल से बढ़ जाएगी, 12 इज इक्वल टू इज विल बी 3 times द कंबाइंड एज ऑफ देयर चिल्ड्रन। उनकी कंबाइंड एज जो है चिल्ड्रन की, वो उसका कितना हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबकी एज में क्या होगा, 6 साल ऐड हो जाएगा। तो कितनी बार ऐड होगा ये, प्लस का 6n। आपके पास इक्वेशन दिख रही है। क्या करो, अगर आपको निकालना है n की वैल्यू, तो यहां पे काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो m प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, यहां से उठा के इसमें डाल दो। तो जब आपने m प्लस डब्ल्यू की वैल्यू डालोगे 6n, तो ये कितना मिलेगा, यहां से 6n माइनस 4 बराबर 6n माइनस 12n, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1/3, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ, एक बार चेक करो। द कंबाइंड एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 6 times द कंबाइंड एज ऑफ देयर चिल्ड्रन। 2 year ago द कंबाइंड एज वाज 10। ओके, 10 टाइम बोल दिया, ओके, उसने 10 टाइम बोला है, ये गलती कर दी। क्या बोला उसने यहाँ पे, 10 टाइम्स। तो जब वो 10 टाइम बोलेगा तो इक्वेशन अलग बन जाएगी अब, है ना। इक्वेशन क्या बनेगी, हाँ 2 year ago, ठीक है। इसमें डाल देंगे बेटा 6n माइनस 4 बराबर 10n माइनस 20n, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गलती क्या कर दी, देखो हमने, अब हमने गलती क्या करी, हमने माना n थे बच्चे, लेकिन यहाँ पे हमें कंबाइन एज चाहिए। अगर n बच्चे हैं तो एज कितनी होगी, ये गलती कर दी ना हमने। हमने गलती क्या करी कि भाई हमने n तो मान लिया कि भाई हमारे पास n चिल्ड्रन थे, लेकिन उनकी एज क्या है हमें नहीं पता ना। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि भाई उनकी बच्चों की एज का सम मान लो n है। जितने भी बच्चे थे ना, 2 3 4 5, उनकी एज का सम मान लो कितना है, n है। क्योंकि यहां से क्या पूछा है, आपसे पूछा है इफ ईच, क्या पूछा है उसने आगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू दे हैव इफ ईच चाइल्ड इज एटलीस्ट 2 year old। कम से कम हर एक बच्चा जो है वो 2 साल का है, तब आपको बताना है कि भाई उसके पास जो है कितने चिल्ड्रन थे। अगर मैंने चिल्ड्रन माना तो एज मानना मेरे को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सम पे क्वेश्चन आ रखा है। तो इसलिए हमने क्या माना, इसको सम मान लिया। जब आपने सम माना और यहां से आपने क्वेश्चन को सोल्व किया, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, क्योंकि जब आप सम मानोगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब अगर आपने सबकी एज का सम n माना, ठीक है, आज प्रेजेंट का, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई आज से क्या करेंगे हम, 2 साल पहले, तो सबकी एज में से 2 साल घटेंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अब आपको नंबर मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये है 3 इक्वेशन जब आपको दे रखी हैं, तो आपको नंबर भी लेट करना पड़ेगा और उनकी एज का सम भी लेट करना पड़ेगा। या तो सबकी एज बराबर होती तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अगर सबकी एज बराबर है तो x मान लो, सारे नंबर मान लिया n, कि भाई हमारे पास, अब इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे हम। तो ऐसी गलती बेटा एग्जाम में भी आपसे हो सकती है, ध्यान रखना। तो जब लेट करेंगे तो क्या लेट करेंगे, हमने मान लिया कि भाई अभी मान लो अगर सबकी एज सेम है, तो हर एक की एज कितना है x, टोटल नंबर कितना है n, तो उनकी एज का सम कितना हो जाएगा, तब उनकी एज का सम हो जाएगा nx। अब क्वेश्चन इस तरीके से होगा, नंबर माने n, ठीक है, हर एक की एज मान लो x, उसने बोला है कि सबकी एज एटलीस्ट कम से कम 2 साल है, क्योंकि तभी क्वेश्चन होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन अदरवाइज सोल्व हो ही नहीं सकता है। अब हमने क्या काम करा, तो उसने बोला कि भाई प्रेजेंट एज जो है मैन और वाइफ की एज का सम वो कितना है, 6 टाइम्स ऑफ देयर समेशन ऑफ एज। 2 साल पहले, तो दोनों की एज में से 4 माइनस कर देंगे, कितना था 10 टाइम्स। अब इसमें से क्या करेंगे,
क्योंकि हर एज कितना था x, तो हर एक की एज में से क्या माइनस होगा, 2 माइनस होगा, तो x माइनस 2 क्या होगा हर एक की एज में से, यहां से होगा x माइनस 2 हो जाएगा हर एक की एज में से, हर एक की एज में से 2 साल माइनस हो जाएंगे। कितने बच्चे थे हमारे पास, n बच्चे थे, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो और फिर इसमें हम कर देंगे इंटू n। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, nx माइनस 2n। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा। इसके बाद क्या करेंगे अब, उसने बोला है कि भाई आज से 10 साल कितने बाद, 6 साल बाद, तो 6 साल का मतलब ऐड कर देंगे 12, जो अब एज है वो कितना है, 3 गुना है किसका, तो अगर हर एक की एज में आपने बेटा 3 ऐड करा है तो n की एज में कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। अब क्लियर है। अब आपको जो है 3 इक्वेशन दे रखी है, 2 वेरिएबल दे रखे हैं, आप सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करना, आप दिमाग लगाओ इसमें एक बार। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में ना आपको बस ये समझना है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के साथ कि भाई हमें किस चीज़ को मार्क करना है और कैसे सोल्व करना है। तो मैंने इक्वेशन आपको बना के दे दिया। पहली इक्वेशन अगेन m प्लस डब्ल्यू इसमें डालो, एक इक्वेशन आएगी nx की फॉर्म में, दोबारा डालो, 2 इक्वेशन बनेगी nx की फॉर्म में, nn कॉमन लेके काट देना, x की आपके पास वैल्यू हो जाएगी, आपका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आप बेटा मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई, तब तक बेटा बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं हम जो डाल रहे हैं आप उनको रेगुलर बेटा देखते रहो। ठीक है, हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आप जुड़े रहो हमारे साथ, आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड तब तक के लिए जय हिंद।